ये लेक्चर सिर्फ एक रेगुलर लेक्चर नहीं है, ये एक कमबैक लेक्चर है हर उस बच्चे के लिए जो आज कहीं ना कहीं इस कंफ्यूजन में है कि क्या वो फिजिक्स जिससे मुझे प्यार था वो मुझसे दूर जा चुका है। लेकिन सवाल मेरी जान अभी भी वही का वही है, व्हाट इज चार्ज। जल्दी बोल, ग्रास्प हुई थी बात? कमेंट सेक्शन में लिखना पड़ेगा, एक एक बात बतानी पड़ेगी, कम्युनिकेट करना पड़ेगा, कैसा लगा डिस्कशन, कैसी लगे कॉन्सेप्ट, सारी बातें बताना, ठीक है। एकदम ग्राउंड जीरो लेवल से लेके चल रहा हूं सारी चीजों को। मतलब देखो यार, एक सवाल में कितनी चीजें, इक्विलिब्रियम तो तुमने हंसते खेलते निकाल लिया यहां पे। हेलो 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 एंड वेलकम बैक। नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार फिर मैं क्षितिज कनिक, आपका अपना के सर, आपके सामने आ चुका हूं एक बहुत ही बेहतरीन सेशन लेके। ये लेक्चर सिर्फ एक रेगुलर लेक्चर नहीं है, ये एक कमबैक लेक्चर है हर उस बच्चे के लिए जो आज कहीं ना कहीं इस कंफ्यूजन में है कि क्या वो फिजिक्स जिससे मुझे प्यार था वो मुझसे दूर जा चुका है। क्या वो सपना जो मेरा ड्रीम हुआ करता था, एम्स दिल्ली, एएफएमसी और भाई कौन से एम्स ऋषिकेश, एम्स नागपुर, क्या ये मेरा सपना मुझसे दूर हो रहा है? कई बार ऐसी फीलिंग आती है जब हम बहुत लंबे समय तक पढ़ाई नहीं करते हैं। आज कई बच्चे इस कंफ्यूजन में हैं कि मैं ड्रॉप लूं, जो चल रहा है चलने दूं, वेट करूं रिजल्ट का, या पढ़ाई शुरू कर दूं। मैं चाहता हूं कि आप खुले दिल से इस लेक्चर को देखें, बहुत नॉस्टैल्जिक फील आने वाली है, बहुत प्यारे कॉन्सेप्ट्स हैं और उनको एक अलग डायरेक्शन देने की मैंने इसमें कोशिश करी है, एक अलग अप्रोच देने की कोशिश करी है। ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है एक टीचर के लिए कि यार जो रेगुलर चल रहा है, इतने समय से चल रहा है, इतने सालों से चल रहा है, उसमें क्या नया करके दिखाया जाए। तो चलिए करते हैं शुरुआत एक बहुत ही बेहतरीन सेशन की, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, अट्रैक्शन, रिपल्शन, ये सारी चीजें आज हम लोग फील करेंगे। तो चलो, सबसे पहले बात आती है चार्ज की कि क्या होता है चार्ज। हर बार की तरह सिंपल सा 12वीं क्लास के बच्चे से मैं पूछता हूं कि बता भाई क्या होता है चार्ज। ड्रॉपर से मैं पूछता हूं कि तुम भी बताओ क्या होता है चार्ज। तो कॉमनली बच्चे जवाब देते हैं कि सर चार्जेस आर प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। मैं बोलता हूं कि ये तो बिल्कुल सही बात बोली कि प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर टाइप्स ऑफ चार्जेस, बट व्हाट इज अ चार्ज? फिर वो बोलते हैं सर चार्जेस आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव। मैं कहता हूं ये बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन सवाल मेरी जान अभी भी वही का वही है, व्हाट इज चार्ज। इसका जवाब काफी डिस्कशन के बाद मिल पाता है कि चार्ज मैटर की प्रॉपर्टी होती है। और कैसी प्रॉपर्टी होती है, शब्द पे मैं काफी ज्यादा एम्फेसाइज करता हूं हर बार। भले मैं इस चैप्टर को 10वीं बार किसी बच्चे को पढ़ा रहा हूं, मैं इस शब्द पे हर बार फोकस करता हूं कि ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है मैटर की। मेरी जान कैसी प्रॉपर्टी है ये? इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, मतलब मैटर के पास ये प्रॉपर्टी बचपन से थी या नहीं थी। जो अट्रैक्ट कर रहा है या रिपेल कर रहा है उसके पास थी ये प्रॉपर्टी। अभी के लिए हम ये मान के चल रहे, थोड़ी देर में एक ट्विस्ट आएगा वो मैं बताऊंगा। तो ये क्या, ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की, जिसके कारण वो क्या करता है, अट्रैक्ट या तो रिपेल करता है दूसरी बॉडीज को। ये पहली बात है। दूसरी बात, चार्ज कितने प्रकार के होते हैं? संसार में 2 प्रकार के चार्ज हैं भाई, पॉजिटिव और नेगेटिव। और सिर्फ एक चार्ज ऐसा है जिसके कारण बॉडी में आवन जावन होता है चार्ज का। व्हाट आई मीन टू से, ये समझाने के लिए मुझे एक्सप्लेन करनी होगी न्यूट्रल बॉडी। थोड़ा सा ध्यान देना जरा यहां पे। जब भी मैं पूछता हूं न्यूट्रल बॉडी, तो बच्चे कहते हैं कि सर न्यूट्रल बॉडी वो बॉडी है जिसके पास कोई चार्ज नहीं। क्या ये बात से आप सहमत हैं? यदि सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में यस लिखना। न्यूट्रल बॉडी ऐसी बॉडी होती है जिसके पास कोई चार्ज नहीं है। क्या इस बात से आप सहमत हैं? जो भी बच्चे यस कह रहे हैं वो कमेंट में यस लिखना। इसका आंसर है बिग नो। बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन, बहुत बड़ी गलती मेरी जान। न्यूट्रल बॉडी वो बॉडी होती है जिसके पास कोई नेट चार्ज ना हो, जिसके पास कोई नेट चार्ज ना हो। अरे री 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 री, जेका के दो, बहुत बड़ी बात कह दी भाई। न्यूट्रल बॉडी वो नहीं है जिसके पास चार्ज नहीं है, ऐसी तो कोई बॉडी नहीं है ना। न्यूट्रल बॉडी वो बॉडी जिसके पास कोई नेट चार्ज नहीं है। क्या कहना चाह रहे हो मास्टर? यार थोड़ा साफ साफ कहो। देख यार, ये है न्यूट्रल बॉडी, इसके पास जितना पॉजिटिव चार्ज उतना का उतना ही नेगेटिव चार्ज। ये मैंने बनाया है गोले के अंदर, इसका ये मतलब नहीं कि गोले के अंदर ही है वो, ठीक है। जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, ये कॉन्सेप्ट है न्यूट्रल बॉडी का। अच्छा,
ठीक है, महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। एक और बात सुन ले कि हमेशा 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 सिर्फ एक प्रकार का चार्ज ट्रांसफर होगा और वो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कहा मैंने? यदि तुझे एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफर करना है तो सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई कौन ट्रांसफर हो सकता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है। मान ले कि ये दोनों शुरुआत में न्यूट्रल थी, जिससे इलेक्ट्रॉन निकला, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बन गई ये बॉडी? अब ये बॉडी पॉजिटिव बन गई, जिसमें रटने वाली बात नहीं है, लिखने वाली बात भी नहीं है। आंखें खोल के एकदम ऐसे आंखें फाड़ के देखते रहे, दिल में बसेंगी सीधे बातें सारी की सारी। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन गया वो बॉडी बन गई, और हाँ वो बॉडी बन गई नेगेटिव। ठीक है, ये है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लोई और गोई, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव बन गई, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बन गई। ये बात ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 यूनिट कूलम। यही चार्ज होता है प्रोटॉन का, यही चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन का प्लस, इलेक्ट्रॉन का माइनस। बोल जरा, इतनी बात क्लियर है क्या? जल्दी बोल, ग्रास्प हुई इतनी बात? कमेंट सेक्शन में लिखना पड़ेगा, एक एक बात बतानी पड़ेगी, कम्युनिकेट करना पड़ेगा, कैसा लगा डिस्कशन, कैसी लगे कॉन्सेप्ट, सारी बातें बताना। ठीक है, एकदम ग्राउंड जीरो लेवल से लेके चल रहा हूं सारी चीजों को। अब देख, चर्चा बढ़ा रहा हूं आगे, चर्चा बढ़ा रहा हूं आगे, वापस उसी पेज पे आता हूं, क्योंकि इसमें कुछ बहुत ही रहस्यमयी बातें छुपी हुई है। इतनी बात में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी भाई कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन का प्लस, इलेक्ट्रॉन का माइनस, और वैल्यू वही 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ठीक है, यूनिट इसकी होती है कूलम। यूनिट पे ही एक महत्वपूर्ण बात आपको पता होनी चाहिए, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट यूनिट पूछी जाती है। मतलब इतनी सिंपल सी बेसिक सी बात भी कई बार अच्छी अच्छी एग्जाम्स में पूछ ली जाती है, तो ये ध्यान देने वाली बात है। लार्जेस्ट यूनिट होती है फैराडे, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है फ्रैंकलिन, इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ESU भी कहा जाता है। फैराडे की वैल्यू 96485 कूलम, फ्रैंकलिन की 3.3 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम। ध्यान रख लेगा, अच्छा रहेगा। अब एक आर्ग्यूमेंट आता है कि सर आपने कहा स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कहा, यही कहा ना? तो क्या सर इससे छोटा पॉसिबल चार्ज है संसार में? बच्चे थोड़ा सा जो है एडवांस इधर उधर की बातें सुन के, न्यूज़पेपर, रिसर्च पेपर पढ़ के आते हैं और आर्ग्यूमेंट लाते हैं कि मास्टर हमने तो क्वार्क थ्योरी के बारे में सुना है, हिग्स बोसॉन थ्योरी सुनी, ये सुना वो सुना, बताओ जरा क्वार्क क्या होता है। पहली बात तो क्वार्क का डिस्कशन एट द मोमेंट हमारे बहुत ज्यादा काम का नहीं है, लेकिन फिर भी एक सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताता हूं। जैसे ये देखो, ये अंदर क्या है? ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है भैया? ये न्यूक्लियस है, ये एटम का रिप्रेजेंटेशन है। ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के भीतर कौन है? न्यूक्लियस के भीतर है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। कहां है? ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। ठीक है, ये रहा। इलेक्ट्रॉन कहां है? ये घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन। क्या इनके सर्कुलर ऑर्बिट होते हैं? नहीं, इनके ऑर्बिट रैंडम होते हैं, वो हम ट्रेस नहीं कर सकते, वो बोहर मॉडल में हम बनाते हैं सर्कुलर। ठीक है, तो ये आपके सामने एटम का रिप्रेजेंटेशन है। अब मैं बात कर रहा हूं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। क्या प्रोटॉन फंडामेंटल पार्टिकल है? क्या न्यूट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल है? ध्यान देने वाली बात। इलेक्ट्रॉन है, हां है। जो पार्टिकल फर्दर डिविजिबल ना हो, शब्दों पे ध्यान देना, काम की बात बोल रहा हूं, गंभीर बात बोल रहा हूं मैं, अपने शब्द एक एक नाप तोल के बहुत ध्यान से बोल रहा हूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना। जो पार्टिकल फर्दर डिविजिबल ना हो वो फंडामेंटल कहलाता है। प्रोटॉन डिविजिबल है, और वही फंडा है क्वार्क का। एक प्रोटॉन मिलके बना होता है दो अप और एक डाउन क्वार्क से। एक न्यूट्रॉन मिलके बना होता है दो डाउन और एक अप क्वार्क से। ये रिप्रेजेंटेशन आपके सामने बना के रखा है, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये एक न्यूक्लियस है। ठीक है, मतलब एक एनिमेटेड सी AI जनरेटेड इमेज आपके सामने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, ताकि आपका थोड़ा सा एक विजन डेवलप हो। विजुअल आप लोग देखते हैं, थोड़ा दिमाग में रहती हैं चीजें। अच्छा लग रहा है ना? सुंदर सुंदर, मुझे भी काफी अच्छा लगा। तो क्वार्क मॉडल में यह बताया गया है कि भाई प्रोटॉन दो अप और एक डाउन क्वार्क से मिलकर बना है। अप क्वार्क का चार्ज +2/3e, डाउन क्वार्क का चार्ज -1/3e। आप इसमें 2 मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, एक डाउन और दो अप, एक डाउन और दो अप। ठीक है, प्रोटॉन, इसका चार्ज आ जाएगा +E, करके देख लो। और यहां पे दो डाउन और एक अप, दो डाउन और एक अप, 2e/3 -e/3 0, इसका नेट चार्ज आएगा 0। मतलब कि न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, प्रोटॉन पॉजिटिव है। ये बात सामने से क्वार्क मॉडल से साबित हो रही है। मैं चाहता हूं कि इसका तू स्क्रीनशॉट ले ले, बहुत प्यारा लग रहा है। मैं साइड में हट जाता हूं। ठीक है, अच्छा लगा मेरी जान? बढ़िया लगा? चलो, है ना? आनंद आ रहा है ना एकदम जीवन का, बेहतरीन वाला?
चलो आइए चर्चा बढ़ाते हैं आगे। अब देखो ये जो पूरा चैप्टर है, ये जो पूरा यूनिट है इनफैक्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, ये शुरू कहां से होता है? बातें शुरू होती है मास से। एक बात दिमाग में डाल के रखना, जब भी चार्ज की बात करेगा, सुन चार्ज क्या है मेरे लल्ला, मेरे मुन्ना, चार्ज क्या है? चार्ज मैटर है, और मैटर का वो हिस्सा, मैटर के वो प्रजाति जिसके पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी किसी दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करने की, तो चार्ज मास ही है। ऐसा मास जिसके पास प्रॉपर्टी है किसी दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करने की, और वही प्रॉपर्टी कहलाती है चार्ज मैटर की। ठीक है, चार्ज को हम लोग क्लासिफाई करते हैं उसके मोशन के बेसिस पे, जिसके बेसिस पे पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म डेवलप्ड है। चार्ज अगर रेस्ट पे है, सुनना मेरी बात, चार्ज अगर रेस्ट पे है तो वो जनरेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या जनरेट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज यदि मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से, तो वो इलेक्ट्रिक के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा, और यही हम पढ़ते हैं मैग्नेटिज्म में। और यदि एक्सेलरेट कर रहा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डेवलप करेगा। ठीक, मास जिनके पास स्पेशल प्रॉपर्टी है जो कि अट्रैक्ट रिपेल कर सकते हैं, वही चार्ज होता है। चार्ज की मोशनल प्रॉपर्टी तेरे सामने लिख दी। उसके बाद चार्ज या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा। कैसे चार्ज अट्रैक्ट करेंगे भैया? अनलाइक अट्रैक्ट करेंगे। कैसे रिपेल करेंगे? लाइक रिपेल करेंगे। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे। समझ रहा है ना बात को? ज्यादा मत समझ, यहां ध्यान दे। अब ये अट्रैक्शन और रिपल्शन वाली कथा हम समझते हैं फोर्सेस के द्वारा, यानी कूलम्स लॉ, और फील्ड के कॉन्सेप्ट के द्वारा, जिसमें काफी विस्तार में हम बात करने वाले हैं। और यहीं से कॉन्सेप्ट आता है फ्लक्स, गॉसेस लॉ और उसके एप्लीकेशन का। ये खत्म हो जाता है हमारा पूरा यूनिट, और यहां से आ जाते हैं 8 से 12 मार्क्स। ठीक है, गिरी हालत में 4 मार्क्स, हायर एंड पे 12 मार्क्स, इतने डिस्कशन में से ये मैंने डिकोड किया तेरे सामने रोड मैप इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का। आज हम बात सीमित रखेंगे कूलम्स लॉ तक। ठीक है, चलिए चार्ज की प्रॉपर्टीज की बातें कर लेते हैं यार हम लोग। चार्ज की प्रॉपर्टीज की बातें कर लेते हैं। यदि लाइक चार्जेस हैं तो वो क्या करेंगे? वो रिपेल करेंगे। लाइक चार्जेस क्या करेंगे मेरे भाई? रिपेल करेंगे। मतलब कि हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं या दो प्रोटॉन्स हैं, तो वो क्या करने वाले हैं? वो रिपेल करने वाले हैं। हाँ या ना? यदि चार्जेस को आप ऐड करते हो तो ये स्केलर एडिशन होता है, यानी 2 कूलम -1 कूलम +5 कूलम, 5 और 2 7 में से 1 गए, कितने बचे? ये बचे 6। कितने बचे? 6 कूलम। मतलब सिंपल आपने अलजेब्रिक एडिशन किया, स्केलर एडिशन किया, कोई इसमें वेक्टर वगैरह नहीं लगाया। ठीक, हेलो हेलो, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होता है, यानी टोटल चार्ज जो होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा ई का। यानी कि चार्ज की वैल्यू या तो आपको ई मिल सकती है, या तो 2e मिल सकती है, या तो 3e मिल सकती है, या तो ne मिल सकती है। n एक इंटीजर होगा। 1.5 टाइम्स ऑफ E, 2.3 टाइम्स ऑफ E, 4.8 टाइम्स ऑफ E, 10.1 टाइम्स ऑफ E, ये सारी फालतू बातें पॉसिबल नहीं है। यानी चार्ज सिर्फ 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 और सिर्फ कैसा मिलेगा? तुझको इंटीग्रल मल्टीपल मिलेगा। बोल जरा जल्दी हाँ या ना। बहुत बढ़िया। चार्ज हमेशा कंजर्व्ड होता है, यानी कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में अगर तू चार्ज को ट्रांसफर करता है, सर कौन ट्रांसफर होता है? सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। अगर तूने यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं तो यहां चार्ज आया है +2e, और यहां 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं, यहां चार्ज आया है -2e। अगर तू इस आइसोलेटेड सिस्टम को देखेगा, मेरे एक एक शब्द पे ध्यान देना वरना कंफ्यूजन होगा। अगर तू इस आइसोलेटेड सिस्टम को देखेगा, यानी अगर तू इन दोनों सिस्टम को, इन दोनों मासेस को, इन दोनों बॉक्सेस को, इन दोनों गोलों को एक सिस्टम मान के, इसमें कोई एक्सटर्नल प्रभाव ना मान के इसकी चर्चा करेगा, तो यह कहलाएगा आइसोलेटेड सिस्टम। जितना चार्ज एक से निकला उतना दूसरे में गया। अगर पहले दोनों न्यूट्रल थे, अगर ये सिस्टम पहले न्यूट्रल था, अंदर चार्ज की अदला बदली करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, अभी भी ये न्यूट्रल है। देख ले जरा, एक से निकला दूसरे में गया, यहां कितना हो गया +2e, यहां कितना हो गया -2e। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी किसी को भी है क्या? नहीं। बहुत बढ़िया। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, चार्ज होता है इनवेरिएंट। यदि हमारे पास एक चार्ज है, आई रिपीट द स्टेटमेंट, यदि हमारे पास एक चार्ज है, ठीक है, इसकी वैल्यू है Q, और ये चार्ज रेस्ट पे है, यदि मैं इस चार्ज को मूव करने लग जाऊं, किस स्पीड से मूव करने लग जाऊं? कुछ v स्पीड से मूव करने लग जाऊं, तो भी ये चार्ज Q ही रहेगा, इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कहलाता है इनवेरियंस। लेंथ
टाइम ये वेरिएबल है या नहीं, ये इनवेरिएबल है या नहीं, वेलोसिटी से इनमें फर्क पड़ता है या नहीं। ये बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन है जिसको मैं सेपरेटली किसी दिन कंडक्ट करवाना चाहूंगा, क्योंकि इसमें मजा आएगा आपको। लेंथ, टाइम, टाइम डायलेशन, ये सारी बहुत अलग लेवल की चीजें, मजा आएगा। लेकिन अभी के लिए आप इतना ध्यान रखें कि यदि आप एक रुके हुए चार्ज पे बैठे हैं, उसकी वैल्यू क्यू है, अगर आप उसको मूव करवाने लग जाएं तो भी उसकी वैल्यू क्यू ही रहेगी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, डन है, ओके। अब देखिए चार्जिंग के तरीके, चार्जिंग के मेथड्स। सबसे पहले सबसे बेसिक वाला मेथड, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, हम इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे पे ऐसे पकड़ के ऐसे 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 रगड़ रहे हैं, ठीक है। यानी कि क्या कर रहे हैं हम लोग, इनको रब कर रहे हैं। तो ये है, इस मोशन में क्या होता है, इस मूवमेंट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान हो जाता है एक से दूसरे में। तो यहां पे बॉडी चार्ज हो सकती है, और ये कहलाता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। बिल्कुल सिंपल सा तरीका, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ठीक है। दूसरा तरीका हो सकता है कि यार आपके पास एक कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है सर है, कैसा कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट है, मान लो ये पॉजिटिव है यार, अच्छी बात है। और आपके पास एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, ठीक है सर है, क्या किया हमने, हम इसको कांटेक्ट में लिया है। अब जैसे ही आप इसको कांटेक्ट में लाके रखते हैं तो यहां पे चार्ज का फिर से मोशन होता है। मतलब कि ये अगर पॉजिटिव बॉडी है तो इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपने टच कर दिया, मेटालिक कंडक्टर है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, तो यहां पे भी बॉडी चार्ज हुई थ्रू कंडक्शन। और अब आएगा सबसे इंटरेस्टिंग एग्जांपल जो मैं हर बार देता हूं। कौन आता है, क्यों जरा बताना चैट में, कौन आता है कॉलेज में? कियारा आडवाणी जी आती हैं, लेकिन इस बार मैं बुला रहा हूं विराट कोहली को, क्योंकि एक बच्ची ने आर्ग्यूमेंट किया था कि मास्टर तुम हर बार कियारा आडवाणी को क्यों बुलाते हो, ऐसा जेंडर के बेसिस पे भेदभाव क्यों करते हो। विराट कोहली को बुलाओ, है रणबीर कपूर को बुलाओ, रणबीर सिंह को बुलाओ, जो भी मतलब अभी ट्रेंडिंग स्टार वगैरह है या क्रिकेटर है उसको बुलाओ। तो चलो अपन ने बुला लिया विराट कोहली को इस बार, मजाक कर रहा हूं, कियारा आडवाणी ही आएंगी, आओ इधर। तो यहां पे क्या है भाई, यहां पे आपके पास एक चार्ज बॉडी है, ठीक, कैसी चार्ज बॉडी ले ले, फिर से वही पॉजिटिव चार्ज बॉडी ले लेते हैं। कियारा आडवाणी जी कॉलेज आ गई है, क्या बात है, क्या बात है, ये कॉलेज के सारे लड़के भाग गए यहाँ पे देखने, सबके सब चले गए एक तरफ, ये लड़के सारे भाग के चले गए, हम तो देखेंगे कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कैसी लग रही है, कौन सा कलर का कपड़ा पहना है, अरे वाह कितना सुंदर लग रही है, वाह। तो सारे के सारे छोरे पहुंच गए यहाँ पे, देख रहे कियारा आडवाणी जी को, और ये इस तरफ क्या है, इस तरफ लड़कियां रह गई। अब क्या हुआ कि लड़के सारे यहाँ चले गए, लड़कियां यहाँ रह गई। अब कॉलेज की बस आई, यानी क्या हो गया, अर्थिंग हो गई, आपने अर्थिंग कर दी। और जैसे ही अर्थिंग करोगे भाई, ये पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज गायब, यानी इसका नतीजा तुमको पता है क्या मिलेगा, कॉलेज में जो था उससे भी तुमने हाथ धो दिया, लड़कियां जा चुकी है कॉलेज की बस में बैठ के, अब ये बन गई है मैकेनिकल ब्रांच, अब तुम्हारा जीवन ऐसे ही बीतेगा। यानी कि तुमने चार्ज कर दिया और टच भी नहीं किया, समझ रहे हो बात को, चार्जिंग विदाउट टचिंग, ये प्रक्रिया कहलाती है इंडक्शन। अभी फील लेना है मेरी जान, सारी चीजों का एकदम आत्मा में बसा लेनी है सारी चीजें, जीवन में तो कभी नहीं भूलेगा। सवाल वगैरह सारे होंगे और ऐसे बिल्कुल रफ्तार में होंगे ना, पहले ये चीजों को एकदम अपने अंदर डाल ले, देखने लग जा, तुझको चार्ज दिखना चाहिए, तुझको फील्ड दिखने लग जानी चाहिए, तुझको कंडक्शन, इंडक्शन, फ्रिक्शन, ये सब दिखने लग जाना चाहिए आंखों के सामने, तब तो मजा है पढ़ने का। ट्रू टेस्ट ऑफ चार्जिंग, ये एक बहुत ही कॉमन सवाल है जो कि 9th क्लास में, 10th क्लास में भी पूछा जाता है, तब शायद बच्चे जवाब दे देते हैं, लेकिन आई डोंट नो कि उनको कितनी ये बात समझ में आती है। ट्रू टेस्ट ऑफ चार्जिंग मतलब अगर दो बॉडीज आपस में रिपेल कर रही हैं या आपस में अट्रैक्ट कर रही हैं, तो किस केस में हम ये कह सकते हैं कि दोनों बॉडीज चार्ज्ड हैं। आई रिपीट द स्टेटमेंट, या चलो इसको इस तरीके से पूछता हूं, इज चार्जिंग अ ट्रू टेस्ट ऑफ चार्जेस, मतलब कि अगर दो बॉडीज अट्रैक्ट कर रही हैं, उल्टा बोल दिया, इज अट्रैक्शन अ ट्रू टेस्ट ऑफ चार्ज, मतलब अगर दो बॉडीज अट्रैक्ट कर रही हैं तो क्या जरूरी है कि वो चार्ज हो। यहां पे ये कैसी बॉडी थी सर, यहां पे तो ये न्यूट्रल थी, यहां तो ये न्यूट्रल थी, लेकिन फिर भी एक बॉडी से अट्रैक्ट कर रही थी, ये तो बाद में इंडक्शन के द्वारा चार्ज हुई है। तो क्या पता चला कि भैया न्यूट्रल बॉडी भी चार्ज बॉडी से अट्रैक्ट करती है, हाँ या ना, न्यूट्रल बॉडी भी चार्ज बॉडी से अट्रैक्ट करती है। सो ट्रू टेस्ट ऑफ चार्जिंग, अट्रैक्शन लिख सकते हो क्या, नहीं, अट्रैक्शन में तो चार्ज्ड बॉडी और न्यूट्रल बॉडी भी अट्रैक्ट कर रही हैं, ठीक है।
तो ट्रू टेस्ट ऑफ चार्जिंग हमेशा होता है रिपल्शन। मतलब क्या निकला इस बात का कि यदि दो बॉडीज रिपेल कर रही हैं, आई रिपीट द स्टेटमेंट, दो बॉडीज अगर रिपेल कर रही हैं, दो बॉडीज आपस में रिपेल हो रही हैं, तो वो डेफिनेटली दोनों की दोनों चार्ज्ड हैं। ठीक है, चलिए आइए चर्चा बढ़ाते हैं आगे। हियर वी गो, हियर वी गो, हियर वी गो। अब इतनी बातें सुनने पे तुम्हारे दिमाग में थोड़ी जिज्ञासा होनी चाहिए, तुम्हारे दिमाग में कुछ सवाल आने चाहिए जो मैंने यहां पे लिखे हैं। मुझे बताइए, पहला सवाल, आपने देखा है कि भैया अगर हम कॉम्ब ले ले, कॉम्ब यानी कि कंघी, ठीक है, ये एक छोटी सी कॉम्ब में बना देता हूं, ये बना दी मैंने कोम्ब, ठीक है, काफी गंदी कोम्ब बनी है, सॉरी, पार्डन माय ड्राइंग। मेरी ड्राइंग बहुत शानदार थी एक समय पे, फिर मैं फिजिक्स में इतना इन्वॉल्व हो गया कि ड्राइंग पे ध्यान नहीं दे पाया, वरना मेरे नाम के आगे बड़े बड़े आर्टिस्ट ऐसे ऐसे नाम लेते थे मेरा। समझ रहे हो बात को, मजाक नहीं कर रहा हूं। तो ये क्या है, ये भैया कोम्ब है। अब ये बोल रहा है कि अगर आप कोम्ब लो, बाल में से ऐसे घिस लो, फिर उसके बाद छोटे छोटे बिट्स ऑफ पेपर, ये पेपर के टुकड़े, फर्रे, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे फर्रे इसके नजदीक में लाओ, तो ये अट्रैक्ट कर लेगा। ये कह रहा है कि ये अट्रैक्ट कर लेगा। ये कह रहा है कि अगर आप इसको, ये कोम्ब को ऐसे 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 घिस के ये पेपर के पास लाओगे ना, पेपर के पास, जैसे कि ये पेपर है, ठीक है, और ये कोम्ब है, तो ये मैंने कोम्ब ऐसे ऐसे किया, चिपक जाएगी ऐसे। क्यों चिपक जाएगा? ये इसलिए चिपक जाएगा। ऐसा क्यों होता है, टेल मी। ऐसा इसलिए होता है कि जब तुमने इसको घिसा है ऐसे ऐसे, तो इसके ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया है। रीजन क्या है? रीजन है इसका फ्रिक्शनल, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। कभी सवाल आ जाए और ऑप्शंस हो तो ये मार्क कर देना। और इंडक्शन से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हाँ सर बिल्कुल, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी से ये चार्ज हुआ और उसके बाद इंडक्शन के द्वारा उस पेपर में और इसमें अट्रैक्शन हुआ। मतलब क्या हुआ होगा कि पेपर के जितने भी इलेक्ट्रॉन से इस तरफ आ गए होंगे, पेपर का पॉजिटिव चार्ज इस तरफ चला हो गया, इसलिए इसने अट्रैक्शन कर लिया। बात समझ में आती है? हेलो हेलो, बढ़िया लग रहा है। अलग तरह के नोट्स हैं, हर बार जैसे मैं नोट्स लेके आता हूं वैसे बिल्कुल भी नहीं है। आपने देखा कि काफी अलग अप्रोच से हमने ये नोट्स डेवलप किए हैं। आप देखो एक बार, आप देखो एक बार, अभी तक के सारे नोट्स देखो, ठीक है। यहां से हमने डिस्कशन शुरू किया, फिर ये चर्चा आई, फिर एक एक्सप्लेनेशन था, फिर एक रोड मैप था, फिर ये डिस्कशन था, अब ये डिस्कशन है, कुछ सवाल हैं, थ्योरेटिकल सवाल है, कॉन्सेप्चुअल सवाल है। अगली बार सुनो जरा, क्या कह रहा है ये, डज दिस चार्ज लास्ट फॉर लॉन्ग? मतलब आपको क्या लगता है कि अगर ये चार्ज इसके पास एक्यूमुलेट हुआ है तो ये बहुत लंबे समय तक रहेगा? जी नहीं, बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगा, बहुत ही शॉर्ट स्पैन होता है इस चार्ज का। ये जो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू आप जो चार्ज के डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, बहुत ही छोटे समय के लिए रहता है, इट्स फॉर अ वेरी स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम। अगली बात, टू लाइक चार्जेस। अब ये इंटरेस्टिंग चीज है, इसमें मतलब आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। सुनो जरा, ये इंटरेस्टिंग चीज है, इसमें मैं बना रहा हूं 1 2 3 4 5 6, 6 स्टार। दो लाइक चार्जेस अट्रैक्ट कर सकते हैं क्या? ये तो बड़ी विचित्र बात बोल रहे हो सर, मतलब कैसी अजीब सी बात बोल रहे हो मास्टर। अभी थोड़ी देर पहले सिखाया कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अब बोल रहे हो कि लाइक चार्जेस अट्रैक्ट कर सकते हैं क्या? यार हो सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि अभी आपने एक और प्रक्रिया सुनी है, इंडक्शन। मान लो कि एक चार्ज बहुत बड़ा है, एक चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत 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 ज्यादा है और इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा कम है, इनको आपने नजदीक में रखा है, तो क्या होगा कि इसका जो ये हैवी पॉजिटिव चार्ज है, ये, अब देखो ये पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है कि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, नहीं, इसमें ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। सीधी बात है ना। हो सकता है कि इसमें 1000 पॉजिटिव चार्ज और 900 नेगेटिव चार्ज, एकदम लेमन भाषा में बोल रहा हूं समझाने के लिए, ठीक है। तो क्या होगा कि जो इसका नेगेटिव वाला चार्ज है वो डेफिनेटली इस तरफ रहेगा और पॉजिटिव जो इसका पूरा है उस पर धक्का लगेगा। है दोनों पॉजिटिव चार्ज, सुन लेना मेरी बात, ओवरऑल दोनों ही पॉजिटिव हैं, लेकिन फिर भी ये संभावना है कि इनके बीच में अट्रैक्शन हो जाए। ये कब पॉसिबल है? जब दो में से एक चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत 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 ज्यादा होगा दूसरे से। समझने वाली बात थी भाई, ठीक है, ठीक है। पॉइंट चार्जेस के साथ ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, वो तो रिपेल ही करेंगे। अगली बात, डज इन चार्जिंग मास ऑफ अ बॉडी चेंज? बिल्कुल यस, 100%, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको मालूम है कितना होता है, 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 31 kg, ये होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोल जरा जल्दी हाँ या ना, अरे जल्दी बोल जरा हाँ या ना, पक्की बात है, बहुत बढ़िया। जिसमें से इलेक्ट्रॉन गया
उसका चार्ज पॉजिटिव और उसका मास कम हुआ क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गया, बेघर हो गया, भगा दिया तूने इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन गया तो उसके साथ मास भी लेके गया, बोल जरा जल्दी, है ना। थर्ड होल इन अ सॉकेट, अगर ये एक सॉकेट है, इसमें एक दो तीन तीन होल है, तीसरा होल किस लिए होता है, तीसरा होल किस लिए होता है, समझाता हूं, ये इंटरेस्टिंग बात है। ये आपका अर्थिंग वाला स्लॉट है, ठीक है, अर्थिंग। अब कई बार क्या होता है, सुनना मेरी बात ध्यान से, समझने वाली बात है, कई बार क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में, ठीक है, सर्किट्स में एक्स्ट्रा चार्ज कई बार लीक होके कई जगहों पे एक्यूमुलेट हो जाता है। तो जो भी एक्सेस चार्ज है, आप चाहते हैं कि वो किसी एक प्रॉपर मैकेनिज्म से अर्थ हो जाए, धरती में चला जाए, समा जाए, उस सॉकेट से बाहर निकल जाए, उस सर्किट से बाहर निकल जाए, उसको डैमेज ना करे, इसलिए हम एक वायर निकाल के रखते हैं जो अर्थ से कनेक्टेड होता है। समझ रहे हो बात को, यही प्रक्रिया कहलाती है अर्थिंग, इसको काफी डिटेल में हम लोग समझेंगे। चलो तो 1 2 3 4 5, ये 5 सवालों के किसने सारे सही जवाब सोचे थे, जिसने भी सही जवाब सोचे थे अपने नाम के आगे ओपी लिख के कमेंट में मुझको बताना, मैं समझ जाऊंगा कि आपके पांचों सही थे। 1 2 3 4 5, 5 सही थे तो अपना नाम, फॉर एग्जाम्पल आयुष 5 ओपी, 3 सही थे तो आयुष 3 ओपी, मेरे अगर पांचों सही थे तो क्षितिज 5 ओपी, ऐसा लिखूंगा मैं। ये एक्टिविटी करके मुझे बताना, तब मुझे पता चलेगा कि तुम्हारा कितना इन्वॉल्वमेंट है, तुम कितनी मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हो, तुमको कितना आनंद आ रहा है इस चीज में। अब देखो, बैच के बारे में बताऊंगा लेकिन 60 सेकंड में। मेरी बैच आ रही है, मैं चाहता हूं कि इसमें अच्छे बच्चे हों, तो डेफिनेटली मेरा काम है कि मैं इसके बारे में आपको बताऊं। तो मैं 60 सेकंड में बैच प्रमोशन मेरा कर रहा हूं, प्लीज आप इसको देखिएगा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरे बैच प्रमोशन को देखो प्लीज। मैं ऐसा कभी नहीं करता हूं लेकिन आज कर रहा हूं, क्योंकि मेरे लिए ये बैच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत दिल से मैं बच्चों को सिलेक्ट कर रहा हूं। सुपर 100 बैच, जिसमें कि आपके लाइव लेक्चर्स होने वाले हैं, और ये लाइव लेक्चर्स डेली होने वाले हैं, 2 जून से स्टार्ट होने वाले हैं, 2 जून से। इसमें 11th और 12th का सिलेबस पैरेलल चलेगा, 11th और 12th का सिलेबस पैरेलल चलेगा। इसमें हमारे पास 9 मास्टर टीचर्स जो कि आपके लेक्चर लेंगे, और 12 डाउट एक्सपर्ट्स हैं जो कि आपके डाउट्स बताएंगे, डेली बेसिस पे आपकी मेंटोरशिप होगी। इसमें मेंटोरशिप्स, इसमें टेस्ट, मेंटोरशिप्स शॉर्ट में लिख रहा हूं, टाइम कम है, ठीक है, टेस्ट, डीपीपी, मटेरियल, सारी चीजें इंक्लूडेड है। इसमें क्रैश कोर्स भी इंक्लूडेड है, ठीक है। 11वीं उद्गम, 12वीं तेजस, ड्रॉपर पराक्रम, 100 और पराक्रम में 100 की 200, ये हमारे स्लॉट्स हैं, और मैं चाहता हूं कि आप लोग इसमें आए। बहुत बहुत धन्यवाद इस बात को सुनने के लिए। आखिरी 2 सेकंड में प्राइस बता दूं, प्राइस है 2999, और हमारे बीपीएल वाले यानी बिलो पॉवर्टी लाइन वाले बच्चे जो हैं उनके लिए ये डिस्काउंट है। और जो ये प्राइस पे कर चुका है और बीपीएल में है, मेरा कमिटमेंट है कि आने वाले जितने पेड प्रोडक्ट होंगे साल भर नीट 2026 तक, वो मैं आपको फ्री दूंगा, ये मैं ओपन स्टेटमेंट दे रहा हूं। तो चलिए, 1 मिनट में ये चर्चा हो गई, अब बातें बढ़ाते हैं वापस से पढ़ाई की तरफ। क्या हो गया भाई, ओहो अटक गया क्या, अटक गया मेरे भाई, अटक गया। ये चाहता है कि मैं और बताऊं बैच के बारे में। भाई चले जा, बच्चे चिल्लाने लगते हैं, पढ़ने के लिए आए वो लोग, बैच प्रमोशन देखने नहीं आए। चलो ठीक है, आइए। अरे क्या हो गया इसको यार, व्हाट जस्ट हैपेंड, ओहो ओहो हो, रुकना पड़ेगा 1 मिनट शायद, हैंग हो गया लगता है। हैंग हो गया क्या भाई तू, कोई भूत बाधा है का होगा हेलो कंप्यूटर जी, अजय सुनिए, सुनते हैं, काहे नहीं बढ़ रहे हैं आगे, का बुड़बक जैसा खड़े हो गए हैं, अब हम का करें, का कहें बच्चों को। हाँ चलो चलने लगा, बहुत बढ़िया, प्यार से समझाना पड़ता है, चल जाता है। अब चर्चा करेंगे 2 चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स की, और ये हम पढ़ते हैं कूलम्स लॉ में, ठीक है। सबसे पहले कूलम्स लॉ के बारे में ये समझ लो कि सिर्फ और सिर्फ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के लिए वैलिड है। किसके लिए वैलिड है, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के लिए वैलिड है। ये मैंने ले लिए 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, पॉइंट ऑब्जेक्ट नंबर 1 और पॉइंट ऑब्जेक्ट नंबर 2। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये रहे 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब यदि मैं आपको ये बताऊं कि इनके बीच में कितना फोर्स लग रहा है, तो सबसे पहले मान लीजिए कि इन दोनों के चार्जेस हैं Q, इनके सेपरेशंस हैं R। कितना सेपरेशन है मेरे भाई इनके बीच में, इनका सेपरेशन है R। इनके बीच में जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो होगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। ये बन गया कूलम्स लॉ। अब सवाल उठता है कि मालिक ये K क्या है,
व्हाट इज दिस के? के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के की वैल्यू होती है, के की यूनिट बताओ सबसे पहले तो। इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। के की यूनिट क्या बन गई? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, चलो इसकी वैल्यू भी बता ही देता हूं। इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। ठीक है, और आप ये यूनिट बता चुके हो, इसको मैं आगे सेपरेटली लिखता हूं, स्पेस गड़बड़ा जाएगी। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? बहुत प्यारी चर्चा है। एप्सिलॉन नॉट यानी कि परमिटिविटी की, नाम से ही समझ में आ रहा है, परमिटिविटी, मतलब के ये मीडियम की प्रॉपर्टी है कि वो किसी भी चार्ज को, अगर मान लो मैं एक चार्ज रखता हूं तो इसमें से पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, हाँ या ना? नेगेटिव चार्ज है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड्स जा रही है। तो मीडियम की यह प्रॉपर्टी है कि वो किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना अलाउ करता है खुद में। देखो, एक फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, F = gm1m2/r²। दो मासेस को हवा में रखो, पानी में रखो, तेल में रखो, एल्कोहल में मत रखना, घासलेट में रखो, मिल्क में रखो, कहीं भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसमें? ग्रेविटेशनल फोर्स में। लेकिन यहां आपने किस में रखा है? क्या यह वैक्यूम है, क्या यह मीडियम है? इस बात से फर्क पड़ेगा, और यह फर्क पड़ता है परमिटिविटी के कारण। परमिटिविटी की वैल्यू होती है, परमिटिविटी की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12, और इसकी यूनिट बन जाएगी उल्टी, इसका जस्ट रिवर्स कर दो, कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर न्यूटन। ठीक है, ये परमिटिविटी किसकी है? ये परमिटिविटी है एयर की, ये परमिटिविटी है वैक्यूम की, और यही परमिटिविटी है फ्री स्पेस की। क्या ये बात समझ में आती है? दिस इज द परमिटिविटी ऑफ एयर, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मेक्स नो डिफरेंस। ठीक है, इतनी बात क्लियर है ना? के की वैल्यू लिख लेना, जगह कम पड़ गई, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब बहुत प्यारी चर्चा होने वाली है, क्योंकि अब हम लोग चेंज करने वाले हैं मीडियम। जैसे आपने दो चार्ज लिए थे ना, आपने दो चार्ज लिए थे ना, तो अब हम क्या कर रहे हैं? हम मीडियम चेंज कर रहे हैं। अजी सुनिए, क्या कीजिएगा? मीडियम चेंज कीजिएगा। तो कर देते हैं, ये कर दिए हम मीडियम चेंज। सुन रहे हैं? ये कर दिए हम, क्या कर दिए? मीडियम चेंज कर दिए। पहले एयर थी, अब कोई दूसरा मीडियम डाल दिया। पहले एयर थी, अब कोई दूसरे मीडियम में, ये दिख रहा है क्या कलर? इसका कलर भी दिख रहा है अंदर वाले का, इसको दूसरे कलर से कर देता हूं, रेड, रेड तो और भी नहीं दिख रहा, ब्लैक कर देता हूं, ब्लैक, ब्लैक कर देता हूं, है ना? ब्लैक शायद दिख रहा है। ठीक है, देखूं जरा, दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। तो चार्जेस वही है, बिल्कुल वही, सेम टू सेम चार्जेस, क्यू चार्ज और क्यू चार्ज, सेपरेशन भी वही है, लेकिन अब परमिटिविटी आ गई है, परमिटिविटी मीडियम की, परमिटिविटी मीडियम की। पहले एयर थी, अब मीडियम आ चुका है। ये इंटरेस्टिंग बात है। परमिटिविटी चेंज हुई, मतलब कि परमिशन चेंज हुई। मीडियम जो चार्ज को परमिशन दे रहा था वो बदल गई, तो अब इनके बीच की जो इंटरैक्शन है वो भी बदलेगा, मतलब कि इनके बीच का फोर्स चेंज होगा। बोल जरा जल्दी, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? बिल्कुल होगा। कैसे चेंज होगा बताता हूं, कैसे चेंज होगा बताता हूं। हम लिखेंगे नया वाला फोर्स = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बदले एप्सिलॉन मीडियम टाइम्स ऑफ Q1 Q2 बटा R²। खेल खत्म। अब ये एप्सिलॉन मीडियम को हम रिलेट करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी से, इसी को हम कहते हैं के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये बन जाती है परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ एयर या तो फ्री स्पेस। तो एप्सिलॉन एम की वैल्यू उठा के रख दो, ये बन जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये एप्सिलॉन, ये क्या बन गया? एप्सिलॉन मीडियम, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो एप्सिलॉन आर मैंने बाहर, ये क्या हो गया? एप्सिलॉन आर इसके साथ मैंने लिख दिया, और इसको मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया, 1/एप्सिलॉन आर टाइम्स ऑफ Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई? ये बात, तो ये कितना आ गया तुम्हारा? एफ डैश कितना आ गया मेरे भाई? एफ डैश कितना आ गया मेरे भाई? एफ डैश कितना आ गया मेरे भाई? ये आ गया एफ डिवाइडेड बाय के, या तो एफ डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर, वन एंड द सेम थिंग। काम की बात है।
बढ़िया था डिस्कशन, प्यारा डिस्कशन था। इसमें मैं फिर से 2 स्टार बना रहा हूं, एक यहां, ठीक है, और एक यहां। इंटरेस्टिंग लगता है मुझे डिस्कशन बहुत, और इसमें से बहुत सवाल आते हैं। अभी मैं इस पे एक ऐसा सवाल करवाऊंगा जिसमें तुमको मजा आएगा, जिसमें तुम्हारे दिमाग खुलेगा एकदम, ठीक है। अब अगर लेक्चर लगाया है तुमने, देखना शुरू किया, तो उसको एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मुझे काफी मजा आ रहा है पढ़ाते हुए। ये सारी बातें जिस तरीके से क्लब होके आपको आपके पास आ रही हैं इन छोटे से इस ड्यूरेशन में, आधा घंटा हुआ है और मैं 45-50 मिनट तक इस लेक्चर को खींचूंगा, नॉट मोर देन दैट। मजा आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अब इसी का वेक्टर फॉर्म जिसमें कि बच्चे उलझते हैं, इसका वेक्टर फॉर्म जिसमें बच्चे उलझते हैं, काफी ज्यादा उलझते हैं, है ना। इसमें तो बच्चे उलझते हैं यार। अरे आजा यार, एम सही कर रहा था, हो नहीं रहा है, चलो ठीक है। वेक्टर फॉर्म में बच्चे उलझते हैं काफी ज्यादा, क्योंकि देखो हो क्या रहा है। एक काम करो, एक बच्चा यहां जाके बैठ जाओ और एक बच्चा यहां जाके बैठ जाओ। अब मैंने एक को कह दिया Q1 और दूसरे को मैंने कह दिया Q2। अब हमें 2 चर्चाएं करनी है, ठीक है, ध्यान से सुनना। एक चर्चा हमको करनी है F12 की और एक चर्चा हमको करनी है F21 की। F12 है फोर्स ऑन 1/2 और ये है फोर्स ऑन फोर्स ऑन फोर्स ऑन 2/1। F12 और F21 काम की बात है, ध्यान से देखना, ठीक है। F12 मेरी जान और F21, ठीक है। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। सीधी सी बात है, दोनों अगर पॉजिटिव चार्ज हैं, दोनों यदि पॉजिटिव चार्ज हैं, ये दोनों यदि पॉजिटिव चार्ज हैं, तो एक पे लगेगा इधर रिपल्शन, दूसरे पे लगेगा इधर रिपल्शन, ठीक। अब हम जब चर्चा करेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 की, तो हम लिखेंगे K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ध्यान से सुनना मेरी बात, ये मैग्नीट्यूड है और अब यहां पे आएगा आर कैप। बस ये सबसे बड़ा खेल है और यहीं पे बच्चे उलझते हैं। ये आपके सामने आया वेक्टर फॉर्म। आर कैप इज द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर बताता है डायरेक्शन, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब यहां पे हमें क्या करना है, जिस तरीके से बता रहा हूं उसी तरीके से याद रखना। यहां पे लग रहा है वेक्टर का लॉ, यहां पे लग रहा है ट्रायंगल लॉ, ठीक है। यहां पे लग रहा है ट्रायंगल लॉ, पहले एक्सप्लेन कर देता हूं। ये R1, ये R2, ठीक है, ये R1, ये R2, या चलो अगले पेज पे एक्सप्लेन कर देता हूं। ये R1, ये R2, ध्यान से देखना, समझने वाली बात है, फिर जैसे बताऊंगा वैसे के वैसे याद रखना। दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R। अब ये R को हम दोनों तरीके से यूज करेंगे, R12 की तरह भी और R21 की तरह भी, ठीक है। जब मैं निकालना चाहता हूं 1 पे लगने वाला फोर्स 2 के द्वारा, तो मैं बैठ जाऊंगा जाके 1 पे और मैं बोलूंगा कि ये 2 मुझ पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। तो आप बोलोगे कि सर 2 आप पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। बोल जरा जल्दी हाँ या ना। बिल्कुल, मैं बैठा कहा हूं, मैं यहां बैठा हूं, फोर्स मुझ पे कौन लगा रहा है, ये लगा रहा है। कहां लगा रहा है, इधर लगा रहा है, जल्दी बोल। तो यहां पे मैं ट्रायंगल लॉ लगाऊंगा और मैं मेरा ट्रायंगल कुछ ऐसा बनाऊंगा, मैं मेरा ट्रायंगल कुछ ऐसा बनाऊंगा, ऐसा। और यहां पे मैं इसको लिख दूंगा R1 R2 और इसको मैं लिख दूंगा R। सो क्या बन जाएगी मेरी इक्वेशन ट्रायंगल लॉ की, इन दोनों का सम तीसरे के बराबर, R2 प्लस R बराबर R1, यानी R यहां पे क्या बन जाएगा, R1 माइनस R2। मैं रिपीट कर रहा हूं पूरे स्टेटमेंट को कि जब मुझे निकालना था फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो वहां पे क्या आया है, एनालॉजी याद रखना, बस वहां पे आया है R1 माइनस R2। याद रखना, याद रखना क्या आया है, मैं फाइनल रिजल्ट बता रहा हूं, मैं एनालॉजी बता रहा हूं कि जब मैंने निकाला है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो ट्रायंगल लॉ से यह आया है R2 प्लस R बराबर R1। तो R की वैल्यू आई है R1 माइनस R2, बस ये बात मैंने पकड़ ली। तो यहां पे से R कैप कितना बन गया, R कैप कितना बन गया, ये बन गया R2 माइनस R1, ठीक है। सुनना जरा ध्यान से, R2 माइनस R1, या तो सिंपली सुनो, इसको हम लोग बात करें, हमारा फोर्स कितना बन गया, सीधे फोर्स लिखते हैं ना अपन, R कैप क्यों लिखे, फोर्स बन गया K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वेयर इंटू R डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, यानी कि ये क्यूब बन गया। तो ये आपके सामने वेक्टर फॉर्म आया। अब यहां पे मैं लिख दूंगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R क्यूब इंटू R1 माइनस R2। खेल खत्म, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, खेल खत्म, पैसा हजम, F12 R1 माइनस R2, खेल खत्म। जल्दी बोल, बात समझ में आई क्या, अरे जल्दी बोल यार, बात समझ में आई क्या। ऐसे कैसे याद रख, 1 2 है तो 1 माइनस 2, ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, ये क्यूब लिख दिया मैंने नीचे, मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड, ठीक है। 2 1 है, 2 माइनस 1,
डायरेक्टली याद रख, काम हो जाएगा तेरा। समझा पूरा दिया है, याद रख। हर बार इतना दिमाग लगाएगा पॉसिबल नहीं है एग्जाम में इतना दिमाग लगाना हर बार। तरीका सीख लिया, समझ लिया, अब यहां पे डायरेक्टली याद रखो कि यदि हमको निकालना है F12 तो वो बनेगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R क्यूब। क्यूब क्यों आया? क्योंकि R कैप है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, और ये बन गया R1 माइनस R2। सर F21 निकालना है तो वो F2 माइनस F1 बन जाएगा। आई रिपीट द स्टेटमेंट, F21 निकालना है तो वो F2 माइनस F1 बन जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं जरा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कूलम्स लॉ से रिलेटेड। सबसे पहले ये ओबे करता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। मेरे भाई क्या होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? टाइम देख लूं एक बार, 39 मिनट्स हुए। ठीक है, क्या होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? मतलब कि जो नेट फोर्स होगा किसी भी एक चार्ज पे, जितने भी चार्जेस आसपास रखे उन सबका वेक्टर सम होगा। ठीक है, और एक और बात समझ ले कि अभी तूने बोला कि मैं निकाल रहा हूं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। कल को यदि संसार में तीसरा ऑब्जेक्ट भी आ जाए, कल को यदि संसार में तीसरा चार्ज भी आ जाए, कहां है तीसरा चार्ज? ये रहा तीसरा चार्ज। ठीक है, तो अब यहां पे एक फोर्स इन दोनों के बीच का, एक फोर्स इन दोनों के बीच का, लेकिन नया चार्ज आने से पुराने वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये F था तो ये अभी भी F ही लगेगा, एडिशनल एक नया फोर्स अब यहां पे F डैश लगने लगेगा, और इनका रिजल्टेंट जो होगा वो क्या बन जाएगा? वेक्टर सम ऑफ दीज फोर्सेस। मतलब अगर मैं 10 चार्ज लग दूं तो नेट फोर्स इसका चेंज होगा, लेकिन जो ओरिजिनली इन दोनों के बीच का फोर्स लग रहा था वो चेंज नहीं होगा। बोल जरा जल्दी, हाँ या ना? ठीक है बात? तो पहली इंपॉर्टेंट बात कि इट ओबेज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इट ओबेज एक्शन रिएक्शन पेयर यानी न्यूटन्स थर्ड लॉ। F12 इज माइनस ऑफ F21। जितना फोर्स 1 2 पे लगाएगा उतना का उतना फोर्स 2 1 पे लगाएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। बोल जरा जल्दी, हाँ या ना? अगली बात कि कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंजर्वेटिव होती है नेचर में। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस याद करो। कंजर्वेटिव फोर्स वो होते हैं जिनके द्वारा किया जाने वाला काम पाथ पे डिपेंड नहीं करता, लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, ये मीडियम डिपेंडेंट होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम डिपेंडेंट नहीं होता है, ये मीडियम डिपेंडेंट होता है। ओनली वैलिड फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। बहुत काम की बात यार, क्या प्यारे नोट्स बने यार, चुम्मी दे दो नोट्स। बहुत प्यारे नोट्स बने। ठीक है, मजा आ गया, तो सच में मजा आ गया, दिल से मजा आ गया। तुम्हें भी मजा आया तो बताना जरूर जल्दी। ठीक है, चलिए साइड में हट रहा हूं, चाहिए तो ले लो स्क्रीनशॉट। हाँ, अब बारी आ गई है कड़क सवाल की। अच्छा सवाल है ये, अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है। और मैं चाहूंगा कि जो भी बच्चा, मैं सॉल्व करना शुरू कर रहा हूं यहां पे, जो बच्चा मुझसे पहले ये सवाल को कर ले वो प्लीज अपने नाम के आगे कड़क लिख के कमेंट कर दे। ठीक है, प्यारा सवाल है, सवाल समझा देता हूं। ये दो बॉल्स हैं जिनको वैक्यूम में रखा है और इस तरह से बैलेंस्ड है, क्योंकि रिपल्शन फोर्स टेंशन बैलेंस हो रहा होगा। फिर आपने क्या किया, यही दो बॉल्स को एक बनाइए, है दोनों यहाँ पे। ठीक है, बनाई एक है लेकिन है दोनों। आपने इनको क्या किया, एक मीडियम में डाल दिया, और जैसे ही एक मीडियम में डाला तो मीडियम में डालने पे क्या हो गया, इनके बीच का एंगल सेम रहा। मीडियम में डालने पे भी बॉल की डेंसिटी सिग्मा या रो, जो भी इसको बोलते हैं, रो बोलते हैं ना इसको, रो, और मीडियम की डेंसिटी सिग्मा। आपको निकालना है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू। सर ये कैसा सवाल दे दिया, अरे मजा आ जाएगा, 3 4 चीजें एक साथ इसमें जो है कंपेयर हो जाएंगी। आओ जरा करते हैं। ठीक है, आनंद आने वाला है जीवन का, ऐसे सीखने के उद्देश्य से इसको करेंगे। एकदम तनाव वनाव कुछ नहीं लेना, सारी चीजें सिखाऊंगा एकदम धीरे 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 धीरे, और धीमे 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 धीमे। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रस्सी है, इस चित्र को मैं राइट साइड में बना रहा हूं मेरे भाई, तो देखना जरा, ये रस्सी है, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे हमने इस एंगल को कह दिया थीटा। सुनिए, हमने इस एंगल को कह दिया थीटा, तो ये एंगल भी बन गया थीटा, और यहाँ पे है टेंशन टी, और यहाँ पे इन दोनों के बीच का जो फोर्स लग रहा है उसको मैंने कह दिया एफ ई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नीचे क्या लग रहा है भाई, mg यानी कि वेट, और ऊपर क्या लग रहा है, टेंशन का कंपोनेंट। यहाँ पे लग रहा है टेंशन का कंपोनेंट, तो इसकी इक्वेशन मैंने लिख दी। ये t है तो t का कॉस, और ये t है तो ये t का साइन। जल्दी बोल, कोई दिक्कत? ये किस केस में लिखा है मैंने,
ये मैंने लिखा है जब ऑब्जेक्ट कहां पे था, ये मैंने तब लिखा है जब ऑब्जेक्ट वैक्यूम में था, वैक्यूम में, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूं जब ऑब्जेक्ट किसी मीडियम में डाल दिया गया, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट को किसी मीडियम में डाल दिया गया, आई रिपीट, जब ऑब्जेक्ट को किसी मीडियम में डाल दिया गया, है ना, उस केस में क्या होगा, जैसे ही आपने इसको एक मीडियम में डाला, ध्यान से सुनना, जैसे ही एक मीडियम में इसको डालोगे वैसे ही क्या होगा, वैसे ही टेंशन चेंज होगा, मीडियम चेंज होने से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी चेंज होगा, ऑब्वियस सी बात है, अभी तो पढ़ा हमने, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेंज होगा। लेकिन सवाल की ब्यूटी देखना, बहुत सी चीजें कट जाएंगी इसमें, है ना। अब यहां पे एंगल उतना का उतना ही है, थीटा, थीटा चेंज नहीं हुआ। तो हमने इक्वेशन हमारी लिख दी कि भैया अगर ये मीडियम में है, मतलब मान लो पानी में है, पानी में या किसी भी मीडियम में जिसकी कुछ डेंसिटी दे रखी है, तो इस पे एक अपवर्ड फोर्स लगेगा, अपथ्रस्ट लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया इसका जो भी टी डैश था उसका टी डैश का साइन, और ऊपर लग रहा है टी डैश का कॉस, टी डैश का कॉस, और यहाँ पे लग रहा है अपथ्रस्ट, एफ टी, अपथ्रस्ट ऊपर की तरफ, ठीक है। ये मैंने बना दिया इस प्रकार से अपथ्रस्ट। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं है, पक्का, डन डना डन डन, है ना। 45 मिनट्स हुए, ठीक है, चलिए देखते चलिए। बस ये बात ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने इक्वेशन क्या लिखी है, यहाँ पे मैंने इक्वेशन लिखी है टी का साइन थीटा इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, पहले वाले केस का मीडिया वैक्यूम में, और दूसरी तरफ मैंने लिख दिया टी का कॉस थीटा इक्वल टू डब्ल्यू, और यहां मैंने क्या लिख दिया, टी डैश का साइन थीटा इक्वल टू नया वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम का, और ऊपर कौन कौन से फोर्स हैं, ऊपर है टी डैश कॉस थीटा और एफ टी, और नीचे है डब्ल्यू या तो डब्ल्यू डैश नया वाला, ठीक है। तो ऊपर नीचे के फोर्सेस को मैंने बैलेंस करके लिख दिया टी डैश कॉस थीटा प्लस अपथ्रस्ट इक्वल टू नीचे का फोर्स एफ डैश, ठीक है। तो यहां से मैंने टी डैश कॉस थीटा की वैल्यू क्या लिख दी, टी डैश कॉस थीटा की वैल्यू मैंने लिख दी डब्ल्यू माइनस अपथ्रस्ट, डब्ल्यू डैश माइनस अपथ्रस्ट, ठीक है। देख रहे हो जरा, ये पेयर ऑफ इक्वेशन देखो और ये पेयर ऑफ इक्वेशन देखो, ये वैक्यूम की है, ये मीडियम की है, बस सवाल यहीं पे खत्म हो गया, सवाल यहीं पे समाप्त हो गया। अब देखो जरा हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर रहे हैं, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर रहे हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो यहाँ पे टी टी कट जाएगा और हमको मिलेगा टेन थीटा, और यहाँ पे भी टी टी कट जाएगा, हमको मिलेगा टेन थीटा, थीटा सेम है, तो मुझे एक रिलेशन मिल गया, एफ ई डिवाइडेड बाई डब्ल्यू इक्वल टू एफ ई। बेटा मजा आ जाएगा, जो लोग कहते हैं ना कि एनटीए पेपर टफ बनाने वाला है, कह देना एनटीए को कि बना लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं के सर का स्टूडेंट हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो जरा यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई टेन थीटा की वैल्यू, और यहाँ पे आपने क्या कहते हैं इसको, एक रिलेशन निकाल लिया एफ ई डैश और डब्ल्यू और थ्रस्ट में। लेकिन सर करना क्या था, हमको तो के निकालना था। तो ठीक है बात भाई, तूने अभी अभी बताया है कि एफ डैश इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन अ मीडियम इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन जो भी आपका क्या वैक्यूम डिवाइडेड बाय के। तो यहां से के को क्या लिख सकते हो, के को लिख सकते हो एफ ई डिवाइडेड बाय एफ ई डैश। बोल जरा जल्दी हाँ या ना। तो क्या एफ ई अपॉन एफ ई डैश की वैल्यू मिल गई, हाँ सर मिल गई। क्या लिख दिया तूने एफ ई अपॉन एफ ई डैश को, डब्ल्यू, यानी कि ऊपर वाले केस में इसका वेट अपॉन अपॉन, नीचे वाले में भी डब्ल्यू ही होगा, है ना, नीचे वाले में वेट तो डब्ल्यू लग रहा है, सॉरी दिस इज नॉट डब्ल्यू डैश, डब्ल्यू ही है ना, एम जी तो नीचे लग ही रहा है, डब्ल्यू का एम जी मैंने थ्रस्ट बना दिया ना, ये बेसिकली डब्ल्यू माइनस एफ टी थ्रस्ट, वो है डब्ल्यू डैश, मैंने गलती से डब्ल्यू डैश लिख दिया था। यहाँ पे नीचे लग रहा है एम जी, जिसको कि मैं डब्ल्यू कह सकता हूं, जिसको कि मैं डब्ल्यू कह सकता हूं, और ऊपर लग रहा था थ्रस्ट, तो मैंने डब्ल्यू डैश माइनस एफ टी को, डब्ल्यू माइनस एफ टी को डब्ल्यू डैश लिख दिया। शब्दों में मत उलझना यार, ये शब्द ही तो कंफ्यूजन पैदा करते हैं जीवन में। भावनाएं तो हम सबकी अच्छी ही होती हैं, जुबान खराब होती है, जुबान ही तो झगड़े करवाती है, वरना दिल से कौन किसी का बुरा चाहता है, बताओ जरा, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डब्ल्यू, हाँ तो बताओ डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू माइनस अपथ्रस्ट। अब सवाल उठता है डब्ल्यू क्या है, सवाल उठता है डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू है एम जी, एम यानी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास को लिख दोगे वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इंटू जी। सवाल उठता है कि अपथ्रस्ट क्या है, अपथ्रस्ट है
वी रो जी, वी रो जी, रो किसका होता है? लिक्विड का। ठीक है, तो ये आ गया आपके सामने अपथ्रस्ट का फॉर्मूला, ये आ गया आपके सामने अपथ्रस्ट का फॉर्मूला। इसको मैंने साइड में लिख दिया, इसको मैं यहां लिख देता हूं इस तरफ। ठीक है, और ये वैल्यू उठा के मैंने रख दी यहां, तो के की वैल्यू आ गई कितनी? v इंटू रो इंटू जी अपॉन डब्ल्यू की वैल्यू v इंटू रो इंटू जी माइनस v इंटू सिग्मा इंटू जी। तो ये कितना बन गया? 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 ये कितना बन गया? ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया। तो के की वैल्यू कितनी आ गई मेरी जान? के की वैल्यू आ गई रो अपॉन रो माइनस सिग्मा। एक बार जरा देख लूं टाइम कितना बचा है, कहीं हमारा जो 50 मिनट वाला टाइम था वो खत्म तो नहीं हुआ? नहीं नहीं नहीं, 50 मिनट में अभी कुछ समय बचा हुआ है, थोड़ा सा टाइम। पानी नहीं है यहाँ पे, कोई बात नहीं। ठीक है, हाँ तो ये अपना आंसर आ चुका है मेरे भाई, ये अपना आंसर आ चुका है। और कैसा लगा सवाल? मतलब देखो यार, एक सवाल में कितनी चीजें, इक्विलिब्रियम तो तुमने हंसते खेलते निकाल लिया यहाँ पे, देख रहे हो, इक्विलिब्रियम तो तुमने हंसते खेलते निकाल लिया, उसके बाद इस पूरा कंपैरिजन करके तुमने के की वैल्यू निकाली, दिस इज द आंसर। एक और सवाल दे रहा हूं, लेकिन ये मुझे लगता है कि आपके लिए काफी कंपैरेटिवली इजी सवाल होगा। यहाँ पे एक हेक्सागोन है जिसमें 5 साइड्स पे चार्ज रखे हुए हैं, इसको मैं कुछ ए ले लेता हूं इसकी साइड को। आपको निकालना है फोर्स एक्टिंग एट द सेंटर, इस पॉइंट पे जाके खड़े हो जाओ। आपको निकालना है फोर्स एट द पॉइंट ओ, ओ नाम दे दो, सी नाम दे दो, कुछ भी दे दो। लॉजिक क्या लगेगा इसका, ये मैं चाह रहा हूं कि आप खुद करें इस सवाल को, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो सीधी सी बात है यार, ये चार्ज इधर फोर्स लगाएगा, ये चार्ज इधर फोर्स लगाएगा, ये इधर लगाएगा, ये इधर लगाएगा, और ये इधर लगाएगा। मतलब कि इन शॉर्ट ये 1 2 3 4 फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल अपोजिट कट जाएंगे, और सिर्फ एक चार्ज के द्वारा यहां पे फोर्स लगेगा। सर बीच में कितना चार्ज रखा था? बीच में हमने यूनिट चार्ज रखा था, तो वैल्यू आ जाएगी के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर। आर कितना है? इसकी साइड एज के बराबर, ए के बराबर, ए स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, कंपैरेटिवली इजी सवाल था। तो जैसा कि मैंने कमेंट किया था 50 मिनट में, 45 से 50 मिनट का कहा था, 51 मिनट हुए। 51 मिनट में मैंने पूरा मेरा कंटेंट दिया, बिल्कुल उसी तरह से मैं डिजाइन करके लाया था। आई होप कि आपको मजा आया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताओ आपको अच्छा लगा, कैसा आपको फ्लो लगा। बिल्कुल इसी एक नई एनर्जी के साथ आपको हम लोग बैच में पढ़ाएंगे। सो आई वांट कि आप लोग इस बैच में आइए और साल भर आप इस एनर्जी को एक्सपीरियंस कीजिए। ठीक है, कैसा भी पेपर एनटीए बना ले, मेरी गारंटी कि फिजिक्स में तुमको 180 दिलवाऊंगा। जान लगा देंगे लेकिन जाने नहीं देंगे। कंप्लीट करना ये स्टेटमेंट, जान लगा देंगे, कमेंट सेक्शन में कंप्लीट करना, जान लगा देंगे लेकिन यू नो जाने नहीं देंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।